सभी साथियों को सादर नमस्कार। कल छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव के वचन पत्र के लिए जिस तरीके से आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन, भ्रष्ट, निष्कासित कर्मचारी, सारे विभागों के पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों के सवालों को शामिल किया गया है, इसके लिए छिंदवाड़ा सांसद माननीय नकुलनाथ जी के मुख्य आतिथ्य में एक सफल आयोजन संपन्न हुआ और जिसके जरिए छिंदवाड़ा के इस पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों ने कमलनाथ जी को यह विश्वास और भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में हो रहे सत्ता परिवर्तन में हमारा भी योगदान है। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 18 साल से अन्याय के शिकार हर विभाग के कर्मचारियों के सवालों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सांसद माननीय नकुलनाथ जी ने हमको एक विश्वास और भरोसा भी दिलाया कि आप सरकार बदलिए, हम आपकी तकदीर बदलेंगे। इसके लिए मैं खुद मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से बातचीत करूंगा और प्राथमिकता के आधार पर इस अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने के लिए काम में अपना सहयोग करेंगे। इसके साथ ही कल के आभार कार्यक्रम से एक बात और स्पष्ट हुई, वो ये कि हर विभाग में का पीड़ित कर्मचारी इस अन्यायकारी कल्चर को समाप्त कराने की लड़ाई में हिस्सेदारी करना चाहता है। कल भले ही हर विभाग से कम संख्या में लोग आए थे, लेकिन हर विभाग के लोग आए, यह बहुत अच्छी बात है। निष्कासित कर्मचारी जिनमें संविदा प्रेरक हैं, जिसमें कोविड-19 के बैरियर हैं, जिसमें दूसरे भी जो निष्कासित कर्मचारी हैं वो भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कल के आयोजन में क्लास 4 के कर्मचारी जिनमें भ्रष्ट हैं पंचायतों के, जिसमें मैट हैं, जिसमें दूसरे विभागों का क्लास 4 स्कूलों के अंशकालीन, ये लोग भी अच्छी संख्या में शामिल हुए। कल एक बात और देखने में सामने आई कि हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवारों के जो बच्चे हैं आउटसोर्स में, वो है आंदोलनों का महत्व नहीं समझते, इसलिए उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। शायद उनकी ये मानसिकता है कि सबका होगा तो हमारा भी होगा। यह मानसिकता उनके लिए ही नुकसानदायी, हानिकारक है। हम जितनी जल्दी इस मानसिकता से पीछा छुड़ा लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। यह लड़ाई आपकी भविष्य की लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है, इसलिए इसे हमें लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आपके साथ कुछ हो सकता है। और ये लड़ाई एकजुटता के साथ ही लड़ी जा सकती है, सबके साथ मिलकर ही लड़ी जा सकती है। मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी सारे विभागों के लोग हैं वो जितनी जल्दी एक प्लेटफॉर्म पे आए, उतनी जल्दी हम इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने में सफल होंगे। कुछ हद तक हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं,
ये अच्छी बात है, लेकिन आज भी हमारे इन पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारी जो अब तक के सबसे अन्यायकारी कल्चर के शिकार हैं, जो खुद भुगत रहे हैं, वो आज भी अकेला चलो की मानसिकता में बने हुए हैं और उन विभागीय स्तर पर, अपने स्तर पर जो लड़ने की उनकी जो सोच है, वही सोच, उसी सोच ने 18 साल से इन्हें अन्याय की चक्की में ढकेल दिया है और वहां पिस रहे हैं। चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, सबसे ज्यादा अन्याय अतिथि शिक्षकों के साथ हुआ है। 10 महीने काम कराते हैं, फिर घर बिठा दिए जाते हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक कभी भी संयुक्त आंदोलन की मानसिकता में नहीं आया और वो आएगा भी नहीं। हालांकि हमारे अपने प्रयास हैं कि उन्हें संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए, क्योंकि अतिथि कल्चर है वह आउटसोर्स कल्चर का ही हिस्सा है और इन दोनों में बेसिक और बुनियादी अंतर यह है कि आउटसोर्स कर्मचारी तो कम से कम 12 महीने काम करता है, अतिथि शिक्षक से तो वो 10 ही महीने काम कराते हैं। इसलिए अतिथि शिक्षकों को तो इस आउटसोर्स आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ जो कुछ नेतृत्व है, जो अपने आप को चंद्रशेखर आजाद का वारिस कहता है, कोई भगत सिंह का वारिस कहता है, कोई अशफाकुल्लाह का वारिस कहता है, ऐसे ऐसे उनके यहाँ नेता बन गए जो हमारे क्रांतिकारियों के नामों से वह संगठन बनाकर ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि वो तो सब कुछ कर लेंगे, जबकि 15 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। आज भी 70-80 हजार अतिथि शिक्षक घर में बैठा हुआ है और उन्हें एक उसी स्कूल का प्रिंसिपल दुत्कार का भगा देता है, उसका भी प्रतिरोध करने की ताकत उनके संगठन उनमें नहीं पैदा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई सबके एक जैसी समस्या है और सबको एक साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी। कोई भी एक संगठन, एक व्यक्ति इस लड़ाई को नहीं लड़ता। और संगठन क्या है, अभी बहुत सारे लोगों ने फर्मैन सोसाइटी में पंजीयन करा के उन्होंने सोचा कि हमने संगठन बना लिया, अब हमारे पास संगठन हो गया, पंजीयन सोसाइटी का एक नंबर मिल गया तो हमारे पास संगठन हो गया। उनको इतनी समझ नहीं है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी पीड़ित प्रताड़ित संगठन हैं, उनका कोई भी पंजीकृत संगठन नहीं है। उन्हें सरकार ने पंजीकृत संगठन बनाने का अधिकार तक नहीं दिया है। और जब आपके पास में संगठन बनाने का अधिकार नहीं है तो सरकार आपसे बात क्यों करेगी? और सरकार ने बात की भी नहीं। और इसीलिए आप एक विधायक को ज्ञापन देके खुश होने लगे, हो जाते हैं सब। विधायक को ज्ञापन दे दिया, इसमें फोटो डाल के आप खुश हो जाते हैं। किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने चिट्ठी लिख दी तो आप उसको ऐसे फैलाते हैं जैसे कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। संविदा प्रेरकों के साथ भी यही किया। मतलब 20-22 हजार लोग हैं, वो मतलब नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद भी ये लोग सबके साथ मिलकर लड़ने की मानसिकता नहीं बना पाए। और यही वजह है कि इनके साथ बहुत लंबे समय तक अन्याय होता रहा। हम लोग अपने स्तर पर, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आउटसोर्स की संघर्ष पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष की तरह विकसित होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और तभी जाकर इस अब तक के सबसे अन्यायकारी कल्चर को खत्म कराया जा सकता है। थोड़े बहुत मामूली सुधारों से आप लोगों की जिंदगी संवरने वाली नहीं है। मेरे पास मध्य प्रदेश से बाहर के भी, दूसरे प्रदेशों के लोगों के भी फोन आते हैं, वो लोग भी हमारे संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश से एक काम तो हुआ है कि आउटसोर्स एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरा है।
इसकी चर्चा मध्य प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में भी हो रही है, और वो जब अपनी पीड़ा हमें सुनाते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में कोई अंतर नजर नहीं आता। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों से हमारा संपर्क रहा, बातचीत होती रहती है। वहाँ एक साथ 21,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि उनकी जगह रिटायर्ड सैनिकों को रखना है सरकार को। ये सरकार रिटायर्ड सैनिकों को भी आउटसोर्स में रखकर ये और पहले से कार्यरत हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर करके कौन सा देशभक्ति का काम करने वाली है, आप समझ सकते हैं। लेकिन यही चीज हम लोगों को समझना है कि रिटायर्ड सैनिकों को आउटसोर्स में रखकर हमारे कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया, और हम इसका विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि विरोध करोगे तो कहेंगे ये तो सेना के विरोधी है, ये तो देशद्रोही है, ये तो राष्ट्रद्रोही है, जो सेना के लोगों का विरोध कर रहे हैं नौकरी का। इस सरकार की इन तिकड़मों को, इन साजिशों को भी समझने की मानसिकता हमें तैयार करनी पड़ेगी। हमारे पास अभी उत्तराखंड के आउटसोर्स कर्मचारियों से के फोन आए, बातचीत हुई, उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की बात बताई। उत्तराखंड का मामला है, हम आप लोगों की जानकारी के लिए भी ये बात बताएं कि उत्तराखंड की पंत यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसने इस हिंदुस्तान के अंदर खाद्यान्न का जो संकट था उससे मुक्ति दिलाई। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बनी थी, जिसने अलग अलग किस्म के बीजों का आविष्कार किया, और उस यूनिवर्सिटी के मजदूरों ने और कर्मचारियों ने मिलकर ऐसे गेहूं के बीज तैयार किए कि जिनसे हरित क्रांति हुई इस हिंदुस्तान के अंदर, और हम खाद्यान्न के संकट समस्या से मुक्ति पा सके। माननीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी थे उस समय। आज उसी पंत यूनिवर्सिटी के अंदर 3,000 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है, जो मजदूर भी है, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, दूसरे कर्मचारी भी हैं। वो भुखमरी की स्थिति में है। यानी इस हिंदुस्तान से भुखमरी की समस्या को खत्म करने वाली पंत यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आज भुखमरी की स्थिति में है। आप सोचिए कि आपके साथ क्या किया गया है। हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है मध्य प्रदेश का या दूसरे प्रदेशों का भी, वो अपने परिवार के पिताजी से, चाचा जी से, दादाजी से बात करें और पूछे उनसे, उन्होंने इस हिंदुस्तान में के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। जो बिजली का पूरा नेटवर्क खड़ा हुआ है वो हमारे पुरखों ने तो तैयार किया है, लेकिन उस बिजली के खड़े किए गए नेटवर्क पर मुनाफा कौन कमा रहा है? ठेकेदार पूरा निजीकरण कर दिया। BSNL का पूरा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है हमारे पुरखों ने खड़ा किया है, उससे पैसा अंबानी कमा रहे हैं। हमारे रेलवे का पूरा नेटवर्क हमारे पुरखों ने खड़ा किया, सरकारी सेक्टर में रहते हुए, उससे मुनाफा कौन कमा रहा है? ठेकेदार कमा रहे हैं, पूंजीपति कमा रहा है। और हमें क्या मिल रहा है? 6,000, 7,000, 8,000 की नौकरी। क्या हमारे पुरखों ने इसलिए सरकारी क्षेत्र में पहुंचकर इतने संसाधनों को खड़ा किया था? आप सोचिए, आप लोग सोचिए इस विषय पर कि जिस हिंदुस्तान को हमारे पुरखों ने बनाया, उस हिंदुस्तान का लाखों लाख युवा नौजवान भुखमरी के वेतन पर काम कर रहा है, और इन हुक्मरानों को कोई शर्म तक नहीं आ रही है। बीजेपी को इस हिंदुस्तान में एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी बनाने की सजा आप भुगत रहे हैं, क्योंकि बीजेपी खुलेआम पूंजीपतियों, व्यापारियों की पार्टी है, जो उनके लिए ही नीतियां बनाती है
उनके मुनाफे का ख्याल रखती है, वो मजदूर को गुलाम बनाती है। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद पार्लियामेंट के अंदर गरीब मजदूरों को रोजगार देने वाली मनरेगा का मजाक उड़ाया था। उस मनरेगा को जिसमें गांव का भूमिहीन मजदूर साल भर काम करके अपनी जीविका चला रहा था। आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी के नेताओं की गरीब मजदूर के प्रति क्या मानसिकता है, वो क्या सोचता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई 5 किलो गेहूं देने की, कम से कम इस विकसित भारत का प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों को 5 किलो गेहूं की खैरात तो की योजना तो नहीं बना सकता। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मनरेगा बनाई, उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट बनाया मजदूरों के लिए, उन्हें वन अधिकार कानून बनाया आदिवासियों को जमीन देने का। लेकिन मोदी जी आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गरीब मजदूरों से बेइंतहा नफरत करते हैं और उसी नफरत की देन है आउटसोर्स कल्चर नौकरियों में। जैसा कि हम मध्य प्रदेश के बारे में कह रहे थे कि 80% सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो गया, यह मोदी जी ने पूरे देश के अंदर यही तस्वीर बना दी है, रेलवे हो या बैंक हो या दूसरा पब्लिक सेक्टर हो। मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पर ये अपील करता हूं, ये आग्रह करता हूं कि यदि आप सम्मान के साथ हिंदुस्तान में जीना चाहते हैं तो बीजेपी और उनके नेताओं से मुक्ति पाने के रास्ते पर चलिए, उन्हें इस देश से विदा कीजिए और उनसे कहिए कि राजनीति आपके बस की बात नहीं है। आप गरीबों के लिए न नीतियां बना सकते हैं, न उनका भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को, आप सब नौजवान हैं जो इस आउटसोर्स अस्थायी ठेका कल्चर में लगे हुए हैं, उनको ये काम करना पड़ेगा और आप ये काम आज से, अभी से इसकी शुरुआत कर दें। आप, हमें मालूम है कि आप राजनीति में आपकी ज्यादा रुचि नहीं है, आप राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात आप समझ के शिकार हैं, एक राजनीति ने आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। इसका समाधान अगर कहीं से निकलेगा तो एक वैकल्पिक राजनीति के रास्ते से ही निकलेगा। आपके सामने कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, उसने वचन पत्र में इस आउटसोर्स जैसे अन्यायकारी कल्चर से मुक्ति का रास्ता हमें बताया है और हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सहारा लेकर, उनसे जुड़कर ही इन ठेकेदारों, जमींदारों, सामंतशाही, इन बिचौलियों, सूदखोरों से अपने आप को मुक्त करा सकते हैं, जो हमारा वेतन भी हड़प रहे हैं, जो हमारे भविष्य निधि का पैसा भी खा रहे हैं और हमें सम्मान से नहीं जीने दे रहे हैं। यह पार्टी के नेता, इस पार्टी की सरकारें कितनी अमानवीय हैं, इसका अंदाजा इससे लगा लेना चाहिए आपको कि इन्होंने महिला कर्मचारियों से मातृत्व अवकाश छीन लिया और हमसे साप्ताहिक अवकाश छीन लिया। अब आप इसके बाद भी अगर आपका भाजपा प्रेम नहीं छूटता है तो इसके लिए न हम जिम्मेदार हैं न कोई और जिम्मेदार है। इसलिए 2 काम आप करना शुरू कीजिए। एक तो संयुक्त संघर्ष यानी मिलकर लड़ने की मानसिकता अपने बनाइए और बीजेपी से मुक्ति का रास्ता पे चलिए। इसी के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इस चुनावी वातावरण में और कल एक गंभीर बात आपसे हम करेंगे। मैं हरदम गंभीर बात करता हूँ, एक भारी बात करता हूँ। हो सकता है हमारे कुछ लोगों को ये बात समाप्त को अच्छी न लगे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि आपकी समस्या बहुत गंभीर है और इसलिए आपसे गंभीर बात करना मेरी जिम्मेदारी है। नमस्कार।